आप में से कितनों का इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था? फेवरेट छोड़ो, कितनों को आज भी उसके कॉन्सेप्ट्स याद हैं? इजी कॉन्सेप्ट्स जैसे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पूछूंगी तो शायद आप सबको पता हो, लेकिन कितनों को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है इसका आइडिया है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यूज करते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी ये वो पॉलिसी होती है जिसमें सेंट्रल बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है या घटाता है तो लोन लेने और देने वाले बैंक्स को उस रेट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना पड़ता है। इससे लोगों की सेविंग्स और बोरोइंग्स पर असर होता है जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है बाय रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट। वहीं फिस्कल पॉलिसी देखें तो ये वो पॉलिसी होती है जिसमें सरकार अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन को कंट्रोल करती है। जब सरकार ज्यादा पैसा खर्च करती है या टैक्सेस बढ़ाती है तो लोगों के पास कम पैसा बचता है और स्पेंडिंग पर असर पड़ता है। इससे इकोनॉमी के ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर भी असर होता है। ये यूजुअली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में लागू किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी लागू की जाती है बजटिंग, टैक्सेशन या पब्लिक स्पेंडिंग से। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है जबकि फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई पर फोकस करती है जबकि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पे फोकस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इमीडिएट इफेक्ट्स दिखाती है जबकि फिस्कल पॉलिसी के इफेक्ट्स दिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब पॉलिसीज तो हमने जान ली, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर भी पड़ता है? इसलिए एज एन इन्वेस्टर हमें सरकार की नई पॉलिसीज और डिसीजंस को समझकर अपने डिसीजंस उस हिसाब से लेने चाहिए। वैसे ही गवर्नमेंट के ये पॉलिसी डिसीजंस को समझते हुए आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर या इंडस्ट्री आगे जाके ग्रोथ या मुश्किल फेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसीज या सब्सिडीज लेकर आ रही है तो इन इंडस्ट्रीज की ग्रो करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स का टैक्स बढ़ा देती है तब उस इंडस्ट्री में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ध्यान रहे, आपको यहाँ इन पॉलिसीज के डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं देखने, रादर आपको इन पॉलिसीज की वजह से जो कंज्यूमर बिहेवियर और कंपटीशन में चेंज आया है उसे भी समझना होगा, तब आपका एनालिसिस होगा पूरा। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए अब ये पॉलिसीज के इफेक्ट समझते हैं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, वहीं ज्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में स्लो डाउन ला सकती है। कैसे? लेट्स सी। टाइट पॉलिसीज मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना होता है। जैसे ही रेट्स बढ़ते हैं लोगों को लोन्स लेना महंगा पड़ जाता है। इसका नतीजा ये है कि लोग लोन्स लेना कम कर देते हैं और पैसे का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन रहता है। हेंस आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल करना तो सही है, लेकिन एक्सट्रीम में जाना इकोनॉमी पे बुरा असर डाल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात थी 2008 की, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तब आरबीआई ने स्लो डाउन और इन्फ्लेशन का जवाब देते हुए प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की। आरबीआई ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया। जुलाई 2008 में रेपो रेट जहां 9% था, मार्च 2009 में उसे गिराकर 4.75% तक कर दिया गया, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को भी कम कर दिया गया ताकि कमर्शियल बैंक्स को लोन देने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकें। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय ये एक आरबीआई द्वारा इम्पोर्टेंट मॉनेटरी स्टैंस था। लेकिन जब सबके पास पैसा आया तब इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। तब आरबीआई ने धीरे धीरे अपनी स्टांस बदल ली
और मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दिया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। नेक्स्ट, अगर हम फिस्कल पॉलिसी देखें तो इसका कंज्यूमर बिहेवियर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स लाइक पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की मांग बढ़ा सकती है, जिससे प्रोडक्शन में और जॉब्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ तब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और लोगों पर पड़ने वाला इकोनॉमिक नुकसान को कम करने की कोशिश की। They came up with direct cash transfers, loan moratoriums and tax relief measures. इसके साथ ही हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पर भी भारी इन्वेस्टमेंट किया ताकि लोगों को इस मुश्किल के वक्त में सपोर्ट मिल सके। सरकार ने ये सब किया न सिर्फ तुरंत रिलीफ देने के लिए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को वापस से बनाने के लिए, जिससे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़े और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेजमेंट मिले। तो हमने अभी तक देख लिया कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आखिर होती क्या हैं, इनका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके कुछ केस स्टडीज भी हमने देख लिए। अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे हमें ये एनालिसिस करने में आसानी हो। पॉलिसी एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जो हमें एनालिसिस में मदद करते हैं। पहला है इकोनॉमिक मॉडल्स। ये एक तरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू शो हाउ इकोनॉमीज फंक्शन। ये टूल पॉलिसी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी भी पॉलिसी का जीडीपी, इन्फ्लेशन या एम्प्लॉयमेंट रेट्स जैसे इंडिकेटर्स पर क्या असर पड़ सकता है। दूसरा है फोरकास्टिंग टेक्निक्स। ये मेथड मेजरली हिस्ट्री के डेटा और ट्रेंड्स के यूज से फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सकता है। बेसिकली ये बता सकता है कि किसी भी पॉलिसी का पॉसिबल आउटकम ऑन इकोनॉमीज फ्यूचर क्या रहेगा। तीसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये एक तरीके का टूल है जिसमें सिर्फ नंबर्स और डेटा ही इन्वॉल्व नहीं रहते, रादर इसमें सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के साथ साथ सिनेरियो प्लानिंग और एक्सपर्ट ओपिनियंस भी इंक्लूड होते हैं। फोर्थ है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो कि है सबसे रिलायबल सोर्स पॉलिसी एनालिसिस के लिए। इसमें आते हैं कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या डेटा जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और गवर्नेंस एनालिसिस। तो ये डॉक्यूमेंट से भी आप पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। दोनों ही पॉलिसीज का सही बैलेंस होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के इकोनॉमिक जर्नी के लिए। दोनों पॉलिसीज में एक बैलेंस होने से इकोनॉमी के आगे बढ़ने का रास्ता आसान बनता है और ग्रोथ, स्टेबिलिटी के साथ साथ ओवरऑल वेलबींग भी रहती है। एज एन इन्वेस्टर, इन पॉलिसीज का एनालिसिस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.